नमस्कार दोस्तों, पीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए सीटेट एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता करने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है इसमें। प्रश्न नंबर 2, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। इसके 4 विकल्प सामने दिए गए हैं आपके। पहला है मुख्य धारा शिक्षा, दूसरा है विशेष शिक्षा, तीसरा है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, चौथा है समावेशी शिक्षा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, समावेशी शिक्षा। तीसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ये वह विशेष संस्कृतियों और समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। दूसरा है ऑप्शन वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। तीसरा है यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं एवं महत्व देती हैं। और चौथा ऑप्शन है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं एवं महत्व देती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। दूसरा है वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। और तीसरा है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। चौथा है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, बच्चों को कक्षा में प्रश्न ऑप्शन इसके 4 दिए गए हैं। पहला है पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए। तीसरा है पूछने से रोकना चाहिए। चौथा है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? यहाँ जो है नहीं का दिया गया है, जो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखकर चलना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, दूसरा है निर्देश एवं संचालन, तीसरा है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, और चौथा है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो इसके भी सही आंसर देखना है हमें। छठवें का आंसर कंठस्थीकरण एवं स्मरण, इसमें नहीं का पूछा है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो प्रतिभाशाली का दिया गया है। इसका सही मिलान कौन सा होगा आपको देखना है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो हम सही का केवल टिक लगा दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका प्रतिभाशाली का होगा शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। पहले का होगा डी, और दूसरे का होगा ए, तीसरे का होगा बी सृजनात्मक,
का मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और चौथे का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों की गलतियाँ। इसका आपको देखना है सही उत्तर क्या है। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। और तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। चौथा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। इसका हो जाएगा अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि है देती है। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 9, मूल्यांकन को। पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। दूसरा नंबर केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। चौथा है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो 9वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। एक निष्क्रिय, ये तो गलत हो गया। दूसरा होगा जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। तीसरा होगा अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। चौथा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। आपका चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी। ऑप्शन इसके 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। दूसरा होगा का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। तीसरा होगा किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। चौथा होगा सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसका ऑप्शन सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। दूसरा है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों को समस्या में के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, बच्चों के समस्याओं के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है। तो 13 का ऑप्शन हमें देखना है कौन सा सही है। निगमनात्मक विधि, दूसरा है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, तीसरा है परंपरागत विधि, चौथा है अंतर्वैयक्तिक विधि बुद्धि। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका होगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। आइए 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें
बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही होगा? पहला है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। पहला है संवेग और संज्ञान आपस में संबंधित नहीं है। और दूसरा ऑप्शन है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग अलग नहीं है। तीसरा है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। चौथा है संवेग और संज्ञान अलग अलग नहीं है। तो इसका 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। 14 का डी होगा। आइए 15 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? 15 का ऑप्शन देखिए। पहला है विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। कौन कौन सा होगा? 15 का ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक पूछा है तो परिवार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। इसका सही ऑप्शन हमें देखना है। पहला है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। दूसरा है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तीसरा है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। चौथा है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। प्रश्न नंबर 17, जेंडर क्या है? एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। दूसरा ऑप्शन है एक सामाजिक संरचना है। तीसरा एक आर्थिक अवधारणा है। चौथा एक जैविक निर्धारक है। तो 17 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक सामाजिक संरचना है जेंडर। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको देखकर बताना है कौन सा सही होगा। तो 18 नंबर का हो जाएगा सही ऑप्शन शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। प्रश्न नंबर 19, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? ऑप्शन है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। दूसरा है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तीसरा है खाली स्लेटों के रूप में। चौथा है छोटे वयस्कों के रूप में। तो सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। प्रश्न नंबर 21, लियो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? लियो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? पहला है आपका एक व्यक्तिगत गतिविधि। दूसरा है एक निष्क्रिय गतिविधि। तीसरा है एक अनुबंधित गतिविधि है। चौथा है एक सामाजिक गतिविधि। तो लियो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बाईसवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? तो पहला ऑप्शन है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। दूसरा है विलंबित अनुकरण। तीसरा है विचारों की अनुत्क्रमणीयता। चौथा है वर्तुल प्रक्रिया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विचारों की अनुत्क्रमणीयता। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। प्रश्न नंबर 23,
बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। आइए प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। चालक विकास की दर से व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कहाँ से कहाँ तक है। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 2, स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास तक। प्रश्न नंबर 25, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है मध्य बाल्यावस्था, दूसरा है पूर्व क्रियात्मक अवधि, तीसरा है बाल्यावस्था की समाप्ति, चौथा है किशोरावस्था। तो प्रश्न नंबर 25 का सही ऑप्शन होगा किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, पहला ऑप्शन है परीक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। दूसरा है जीन पियाजे के अनुसार बच्चों को उद्दीपन और क्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तीसरा है बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो 26 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आइए 27 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लियो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पहला है व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा है भ्रांत वार्ता, तीसरा है समस्यात्मक वार्ता, चौथा है अहम केंद्रित वार्ता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत वार्ता। प्रश्न नंबर 28 की तरफ चलते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रोगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है जेंडर रूढ़िवादिता, दूसरा है जेंडर सिद्धांत, तीसरा है जेंडर प्रासंगिकता, चौथा है विकसित जेंडर पहचान। तो 28 नंबर का ऑप्शन नंबर जेंडर रूढ़िवादिता सही होगा। प्रश्न नंबर 29, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, दूसरा है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तीसरा है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, चौथा है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। आइए 29 की तरफ चलते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दूसरा है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, तीसरा है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, चौथा है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। धन्यवाद दोस्तों। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।